नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव का प्री बोर्ड का पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं आपके CBSE के सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और ये एक आदर्श प्रश्न पत्र है जो प्री बोर्ड परीक्षा में आया है बच्चों को करने के लिए। इसके आज हम आपको उत्तर भी बताएंगे और आप देखेंगे भी कि एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न पत्र आपको आएगा, उसमें कैसे प्रश्न होंगे और किस तरह से आपको उनके उत्तर लिखने हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो और आप 100% अंक लेकर अपने एग्ज़ाम में पास हो सकें। तो मैं बता रही हूँ, देखिए आप यहाँ पर आपका अधिकतम अंक 40 है और समय है 2 घंटा। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा यह 2 खंडों में विभाजित हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में आपको 2 पार्ट, खंड मतलब पार्ट, 2 पार्ट हैं दिए हुए। कुल प्रश्न 9 हैं और जो प्रश्न हैं उनके बीच में आपको चॉइसेस, आंतरिक विकल्प मतलब चॉइसेस दी गई हैं कि आप 2 में से कोई एक प्रश्न करें या 3 में से कोई 2 प्रश्न करें। हर प्रश्न में आपको चॉइस मिलेगी। तो सबसे पहले हम खंड क देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। तो देख रहे हैं आप, अंक 5 अंक इस प्रश्न के लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 आपको यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। जब अचानक हमारी मेट्रो रुक गई, बच्चों का टीकाकरण, बिन मोबाइल सब सून। तो इन तीनों में से किसी एक शीर्षक पर आपको 150 शब्द लिखने हैं। जो विषय आपको दिया गया है उसी विषय से संबंधित आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है पत्र का प्रश्न। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बीच में अथवा दिया हुआ है। अथवा से तात्पर्य है कि दोनों में से आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना है और आप देख रहे हैं इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, आप उसे पढ़ सुनकर ही समझ जाएंगे कि आपका पत्र किस विषय पर है और आपने किसे पत्र लिखना है। चुनावों में देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग से आप व्यथित हैं। व्यथित मतलब दुखी हैं। अमर्यादित भाषा जो मर्यादा में नहीं है। गाली गलौज देना या दूसरों के ऊपर नाजायज़ दोषारोपण करना, ये सब अमर्यादित भाषा कहलाती है। नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो आप देख रहे हैं पत्र आपने किसे लिखना है? संपादक को। कौन सा संपादक? किसी दैनिक समाचार पत्र का। तो बच्चों, पहले आप ऊपर संपादक को संबोधित करेंगे, उसके बाद नीचे समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, फिर आप विषय पर आएंगे और विषय यहाँ पर क्या है? नेताओं द्वारा चुनावों में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना। अब आप संपादक महोदय को संबोधित करेंगे कि महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से चुनावों में नेताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली अमर्यादित भाषा की ओर ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। नेता जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो विरोधी पार्टियों पर या अपने विरोधी नेताओं पर तरह तरह के दोष आरोपण करते हैं। उनके लिए गंदी भाषा का, मर्यादित जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं करते, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं और ये सब चीज़ें एक लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक हैं। इस सबसे मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जो बात है, ये मर्यादित भाषा का प्रयोग करना, इसमें सुधार हो। तो आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि जनता चाहती है कि हमारे नेता हमारे आदर्श हैं, इसलिए वो एक सभ्य और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करें। उसके बाद आप संपादक से अनुरोध करेंगे कि आशा है आप मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में अवश्य प्रकाशित करेंगे, जिससे हमारा राजनीतिक माहौल जो है वो सुधर सके। उसके बाद नीचे धन्यवाद देने के बाद आप अपना नाम और अपना पता दिनांक सहित लिखेंगे।
दूसरा प्रश्न है, कुछ समय से पेट्रोल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के बावजूद कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के परिवहन मंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो प्रश्न पत्र से ही इस प्रश्न से समझ आ रहा है आपने पत्र किसे लिखना है, परिवहन मंत्री को। अब वो किसके परिवहन मंत्री हैं, राज्य के, तो आप राज्य का नाम लिखेंगे दिल्ली सरकार, दिल्ली, और उसके बाद आप विषय लिखेंगे पेट्रोल के मूल्यों में लगातार वृद्धि। फिर आप लिखेंगे महोदय, मैं अपने इस पत्र के माध्यम से पेट्रोल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि और कारों की बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी कार चाहता है, इसलिए सड़क पर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी होता है और सड़क पर ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, भीड़ और एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल के दामों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं स्वच्छ पर्यावरण के लिए ये निवेदन करती हूँ कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ाया जाए, उनका उत्पाद बढ़ाया जाए, लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें उत्साहवर्धन उनका किया जाए, उस पर उन्हें कुछ इंसेंटिव भी दिया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और प्रदूषण भी कम होगा और इससे पेट्रोल के दाम जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उन पर भी रोक लगेगी। आशा है आप इस विषय पर अवश्य ही विचार करेंगे। फिर धन्यवाद देने के बाद नीचे आप अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। तो बच्चों, ये आपके 2 प्रश्न हो गए। यहाँ तक आपका 10 नंबर का पेपर हो गया। 5 नंबर का शीट जो आपको विषय दिए हुए हैं उन पे रचनात्मक लेखन लिखना है और 5 नंबर का पत्र हो गया। अब अगला आपको देखिए, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित कुछ प्रश्न आपको हैं। कहानी में संवादों का क्या स्थान होता है? तो बच्चों, कहानी का जो विस्तार है वो संवाद ही करते हैं। पात्र जब संवाद बोलते हैं तो तभी कहानी आगे बढ़ती है। तो एक तो जो कहानी है के संवाद हैं वो कथानक के विकास में सहायक होते हैं। दूसरा, संवादों के द्वारा ही हमें पात्रों के चरित्र के बारे में पता चलता है। जो जिस तरह के संवाद बोलता है उससे हमें उसके चरित्र का ज्ञान भी होता है। संवाद सरल और सुबोध होने चाहिए। इनसे कहानी में रचनात्मकता भी बनी रहती है। अगर ये ना हो तो कहानी बिल्कुल ही बोर हो जाएगी। तो रचनात्मकता बनी रहती है, कहानी का विकास होता है और पात्रों के चरित्र के बारे में भी हमें पता चलता है। अब यहाँ अथवा है, दोनों में से एक करना है। नाटक और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नाटक में क्या है, नाटकीयता होती है, नाटक में चरित्र चित्रण होता है। नाटक को हम स्टेज पर खेल सकते हैं, मंच पर इसको खेल सकते हैं, जिसमें तरह तरह के पात्र जो हैं वो अपने अभिनय को इसमें आकर निभाते हैं। नेक्स्ट है, कहानी में चरमोत्कर्ष का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो चरमोत्कर्ष बेटा क्या है, कहानी का जो कथानक होता है वो धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता है और लेखक को चरम उत्कर्ष कहते हैं क्लाइमैक्स को। तो कहानी का जो चरमोत्कर्ष है उसका चित्रण लेखक को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों की और जो उसमें कहानी में पात्र हैं उन सब की अभिव्यक्ति जो है चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए बहुत सोच समझकर उसे चरमोत्कर्ष को पाठकों तक पहुंचाना चाहिए और पाठकों को ये भी लगना चाहिए कि उन्हें स्वतंत्रता दी गई है और उन्होंने जो निर्णय लिए गए हैं वो उनके अपने हैं। तो इसलिए पाठकों को भी स्वयं सोचने के लिए मजबूर कर दे चरमोत्कर्ष क्या होना चाहिए, ये भी एक अच्छे लेखक की जो है वो निशानी है। तो चरमोत्कर्ष जो है, क्लाइमैक्स जो है, ये कहानी का मुख्य बिंदु है। अगला है, नाटक के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं, उसमें नाटकीयता होनी चाहिए, चरित्र चित्रण होना चाहिए, समय का बंधन होना चाहिए। नाटक ऐसा होना चाहिए जो एक समय में बंधा हुआ हो, इस तरह का नाटक नहीं होना चाहिए जो बहुत ही लंबा हो। फिर नाटक इस तरह का होना चाहिए जो मंच पर खेला जा सके, मंच पर जिसका अभिनय किया जा सके। भावों का प्रकटीकरण, संवाद उसमें बहुत ही सरल होने चाहिए, भावपूर्ण होने चाहिए
रोचक होने चाहिए। पाठकों का जो चरित्र चित्रण है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए और एक्शन उसमें होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ है फीचर का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था फीचर का क्या काम है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और साथ साथ उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर की भाषा सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और मन को छूने वाली होनी चाहिए। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती और इसकी शैली भी कथात्मक होनी चाहिए। समाचारों की तरह से इसमें सपाट बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्रकारीय लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए पत्रकारों के प्रकार लिखिए। तो पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं बच्चों, पहले आपको ये बताना होगा और फिर बताना होगा पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, दूसरे आंशिक पत्रकार होते हैं और तीसरे होते हैं फ्री लांसर। 3 तरह के पत्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है समाचार लेखन में प्रयुक्त 6 ककारों का उल्लेख कीजिए। तो कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे, इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक अच्छे समाचार लेखन के लिए ज़रूरी है। और क से शुरू होने वाले ये जो 6 अक्षर हैं ये समाचार के 6 ककार कहलाते हैं। विशेष रिपोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, जब किसी विशेष विषय को लेकर उस पर सारी जानकारियाँ जुटाई जाएं, गहराई से उस विषय की छानबीन की जाए, विशेष रूप से एक कार्यक्रम बनाकर उसे दर्शकों तक पहुंचाया जाए, उसे विशेष लेखन कहते हैं। लिखा जाता है अखबार के लिए और इसे प्रायोजित किया जाता है दूरदर्शन के लिए। दूरदर्शन पे हम विशेष कार्यक्रम देखते हैं और लेखन जो है विशेष उसे हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं। ये साधारण खबरों से थोड़ा हटके होता है। इसमें किसी एक विषय को लेकर उस पर ही गहराई से छानबीन करके सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये 30 नंबर का पेपर हो गया। और अब हमारी पाठ्य पुस्तकें आ गई हैं। इसमें सबसे पहले अंतरा भाग 2 का काव्य खंड है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। 3-3 नंबर के ये 2 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से आपको 2 करने हैं। तो पहला है, कभू समझ बन गमन राम को रहचक चित्र लिखी सी, तुलसीदास इस समय कहे ते लागन प्रीत सिखी सी। ये कौशल्या की दशा का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। गीतावली से इसे लिया गया है और इसमें बताया गया है कि राम के वन चले जाने के पश्चात कौशल्या की दशा जो है वो बहुत ही खराब हो गई है। वो हर समय राम के विषय में ही सोचती रहती है और राम के विषय में सोच सोचकर इतनी व्याकुल हो गई है कि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं वो मुझे इस समय किसके समान दिखाई दे रही है? सीखी सी, मोरनी के समान दिखाई दे रही है। जिस तरह मोरनी एक क्षण के लिए प्रसन्न होकर नाचने लगती है, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो अपने बदसूरत कुरूप पैरों को देखती है तो रोने लगती है, वैसे ही माता कौशल्या भी एक क्षण तो राम की वस्तुओं को देखकर भूल जाती हैं कि रामचंद्र जी वन में चले गए हैं और प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण जब उन्हें याद आता है कि राम तो राजमहल में है ही नहीं, वो तो वन में चले गए हैं, तो वो तुरंत उसी समय व्याकुल हो जाती हैं और विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। सह परत अनुराग बखाने नित्य तिल नूतन होए, जन्म अबध हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल। ये विद्यापति जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं, उनके पद से ली गई हैं, जिसमें प्रेम की नवीनता का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर नायिका जो है वो प्रियतम के अनुराग में, उनके प्रेम में डूबी हुई है और वो कह रही है कि उनका जो ये प्रेम है ये प्रतिदिन नित्य नया हो रहा है और उनसे मिलने की आशा जो है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम अपने प्रियतम के रूप को निहार रहे हैं, लेकिन हमारे नयन उन्हें देख देख कर भी तृप्त नहीं हुए हैं। ऐसा मन करता है कि हम हर समय उन्हें निहारते ही रहें, देखते ही रहें। नेक्स्ट है, 12 मासा के आधार पर नागमती अपनी व्यथा का संदेश पति रत्नसेन के पास कैसे पहुंचाना चाहती है? स्पष्ट कीजिए। तो 12 मासा में आपने देखा जयसी ने नागमती की विरह दशा का वर्णन किया है। उसका पति रत्नसेन उसे छोड़कर चला गया है
और वो अपने पति के बिना बहुत ही व्याकुल है। वो भौरे को और कौवे को कहती है कि तुम मेरे पति को जाकर ये बताओ कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी पत्नी जल मरी है, उसका धुआं ही हमें लगा है जो हम इतने काले हो गए हैं। तो मेरे पति को जाकर मेरी व्यथा का संदेश सुनाओ। ये वो भौरे और कौवे को संबोधित करके कह रही है। पीएसओ के ओ संदेशड़ो ए भोरा ए काग। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं काव्य खंड के, एक का उत्तर आपको लिखना है। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। ये भरत राम वनगमन से लिया गया है, जहाँ पर भरत रामचंद्र जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मैं जानऊ, मैं जानता हूँ, निज नाथ स्वभाव, अपने स्वामी के स्वभाव को। कैसा है राम का स्वभाव? वह शत्रु पर भी कभी क्रोध नहीं करते, कभी खींचते नहीं, हर जीव जंतु प्राणी सबके प्रति दयावान हैं। और भरत कहते हैं कि बचपन से वो मुझ पर विशेष स्नेह रखते थे। अगर खेल खेल में मैं हार भी जाता था तो मुझे दुख ना हो, इसलिए वो खुद हार जाते थे और मुझे खेल में जिता देते थे। इस सत्र में पठित काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश में वर्णित अलंकारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे आपने यहाँ पर जो काव्य खंड में कविताएं पढ़ी हैं उनमें से किसी एक कविता में प्रयुक्त अलंकारों के बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। अगला आपका आ गया आपके गद्य खंड से। यहाँ 3 प्रश्न हैं, 3 में से 2 के उत्तर आपको देने हैं और ये 3-3 नंबर का एक प्रश्न है। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि किस तरह से औद्योगिकरण के कारण जंगलों को काट दिया गया, पहाड़ों को नष्ट कर दिया गया, गांवों को उजाड़ दिया गया, नदियाँ गंदे नालों में बदल गई हैं और हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। अस्कर वजाहत की कहानी पहचान में राजा द्वारा दिए गए आदेशों में निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ क्या था जो राजा ने आदेश दिए? सबसे पहले राजा ने क्या कहा था? सब लोगों को अपनी अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मतलब राजा के किसी भी गलत काम को देखना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा सुनने के काम करने के लिए सुनना ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपने अपने कानों में आप पिघला हुआ शीशा डलवा लो, मतलब कोई भी राजा की बुराई नहीं सुनेगा। तीसरा आदेश था कि सब लोगों को अपने होठ सिलवा लेने चाहिए, क्योंकि उत्पादन में बोलना जो है वो हमेशा से बाधक रहा है। तो उससे क्या है कि कोई भी राजा के विरोध में बोलेगा नहीं। तो अर्थ इन तीनों आदेशों में ये था कि प्रजा जो है वो अंधी, गूंगी और बहरी बनी रहे, ना वो राजा के किसी गलत काम का विरोध करे, ना अपना मुंह खोले और ना ही राजा की बुराई सुने। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की विवेचना कीजिए। तो दूसरा देवदास जो पाठ है, इसमें लेखिका ने गंगा पुत्रों के जीवन का वर्णन किया है कि गंगा पर ही उनकी जीविका चलती है, इसलिए उन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है। जो भी आरती के बाद दौने गंगा में तैराते हैं, उसमें जो रेजगारी, जो खुले पैसे 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे रखे रहते हैं, गंगा पुत्र डुबकी मार के उन पैसों को इकट्ठा करते हैं और उन्हीं से उनकी जीविका चलती है, इसलिए उन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पे 2 प्रश्न आपको गद्य खंड से दिए गए हैं। 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, दोनों में से एक का उत्तर आपको लिखना है 30 से 40 शब्दों में। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या मतलब है? आशय मतलब इस लाइन का क्या अर्थ है? तो इस लाइन का अर्थ है कि प्रकृति का जीवन, पेड़ों का जीवन मनुष्य से ही है। मनुष्य उसे खाद देता है, पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, और वृक्षों को जीवन मनुष्यों से और मनुष्यों को जीवन वृक्षों से मिलता है। दोनों एक दूसरे के संगी साथी अनादिकाल से हैं। तो अगर गांव उजड़ जाएंगे, लोग वहाँ नहीं रहेंगे, तो पेड़ों की देखभाल नहीं होगी और पेड़ भी उजड़ जाएंगे। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का वर्णन दूसरा देवदास पाठ के आधार पर कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा में भी कई बार शिक्षिका ने आपको समझाया होगा। पाठ के प्रारंभ में, दूसरा देवदास पाठ के आरंभ में ही गंगा की आरती का बड़ा सुंदर वर्णन लेखिका ममता कालिया ने किया है कि शाम के समय किस तरह से सभी जो मंदिर के पंडित हैं, पुजारी हैं, वो अपनी अपनी नीलांजलियाँ सजा कर रखते हैं।
जो लोग वहाँ आए हैं वो उन्हें पैसे देते हैं आरती करवाने के, और संध्या होते ही सभी घाट के किनारे आकर बैठ जाते हैं। पहले लाउड स्पीकर पर जय गंगे माता ये आरती प्रारंभ होती है। फिर सभी भक्तजन मिलकर इस आरती को बड़ी श्रद्धापूर्वक गाते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपको आपकी जो पूरक पुस्तक है अंतराल, उसके जो 2 पाठ हैं, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, उसमें से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ 3 प्रश्न हैं जिनमें से 2 आपको करने हैं और ये 2 नंबर का एक प्रश्न है। बिस्नाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। स्वयं से 10 बरस बड़ी उस स्त्री के सौंदर्य को बिस्नाथ ने प्रकृति के माध्यम से कैसे चित्रित किया है। तो पाठ के जो रचयिता हैं बिस्कोहर की माटी के, विश्वनाथ त्रिपाठी, वो उनकी ये आत्मकथा है और गांव में उन्हें बिस्नाथ कहकर पुकारा जाता था। विश्वनाथ को अपने गांव से बहुत ही प्यार था। गांव की प्रत्येक चीज़ उन्हें बड़ी ही सुंदर और मनोरम लगती थी। उन्हें लगता था कि इस धरती पर सबसे सुंदर उनका गांव बिस्कोहर है, और गांव में उन्हें अपने से 10 बरस बड़ी एक स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस हुआ और उन्हें लगता था कि बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर और स्त्री और किसी जगह की हो ही नहीं सकती। और उन्हें उस स्त्री में प्रकृति की झलक दिखाई देती थी कि जैसे प्रकृति ने ही मानो एक स्त्री का रूप धारण कर लिया हो। धरती पर वातावरण क्यों गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, अपना मालवा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों का उत्सर्जन कारखानों से और दूसरी चीज़ों से हो रहा है, उससे हमारी पृथ्वी का वातावरण जो है, पूरी पृथ्वी का, वो गर्म होता जा रहा है। और यूरोप और अमेरिका देशों से ये गैसें सबसे ज़्यादा निकलती हैं, वहाँ से उत्सर्जित सबसे ज़्यादा ये गैसें होती हैं और उसी से सारा ब्रह्मांड जो है, सारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है। जो बर्फ़ है, ग्लेशियर जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं। सारी दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी का समय बढ़ गया है, सर्दी का मौसम, बरसात के चक्र, जो मौसम के चक्र हैं वो सारे बिगड़ गए हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके देशों से ही सबसे ज़्यादा गर्म गैसें निकलती हैं, जो हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। गांव में गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर कीजिए। तो बच्चों, बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया है कि गांव में लोग गर्मी के मौसम में माएँ अपने बच्चों की धोती के साथ या कमीज के साथ प्याज बांध देती थी जिससे कि उन्हें लू ना लगे। इसके अलावा आम का प्रयोग गाँव के लोग लू से बचने के लिए करते थे। आम का भून कर उसका पाना बनाया जाता था, शरबत बना के पीते थे, आम का लेप लगाते थे जिससे कि गर्मी और लू से बचा जा सके। तो इस तरह से बच्चों, ये आपका 40 नंबर का पेपर है। इस वीडियो में मैंने इस पेपर को पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके सभी सब्जेक्ट्स के आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।